नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को ही हो चुकी है और आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान हो रहा है उनमें आधी से अधिक सीटें यानी कि 52 बीजेपी के पास थी। कांग्रेस के पास सिर्फ 22 सीटें हैं। साथ ही बता दें कि इस चरण में 13 राज्य और 88 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर समेत अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गजों के सियासी भाग्य का फैसला इस चरण में हो जाएगा। दूसरे चरण में कुल 1.67 लाख पोलिंग स्टेशन पर 15.88 करोड़ मतदाता मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं और इनमें 8.08 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिलाएं और 5,929 थर्ड जेंडर वोटर है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। बिहार में बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर गर्म मौसम को देखते हुए सुबह की जो शाम की जो मतदान का जो समय था वो 6 बजे तक कर दिया गया। हालांकि जिन 13 राज्यों में मतदान हो रहा है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर सीट शामिल है। पहले मतदान और फिर जलपान, इस प्रक्रिया के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं। मनीष तिवारी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका डेली 24 भारत पर। और हेमचंद नागर जी कांग्रेस नेता है ये। हेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। सबसे पहले मैं मनीष जी आपके पास आऊंगी। लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा दिन, ऐसे में आप हमारे जितने भी जो मतदाता हैं और जो डेली 24 भारत के व्यूअर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, मैं डेली 24 भारत न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस महापर्व में सभी मिलकर अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी इच्छा अनुसार देश को विकास के हित में ले जाने के लिए सही निर्णय लें। और जो भी मतदान है, पहले मतदान फिर जलपान, जो नारा है ये इसको जरूर फॉलो करें और वोटिंग का जो अधिकार है, जो सर्वोपरि है, अपने मत को इस्तेमाल करें, इस हित में निर्णय लें। बिल्कुल। और क्या लगता है जो आप लोगों का नारा है 400 पार का, वो लक्ष्य आप पूरा कर पाएंगे? आज 8 सीटें और सारे के सारे हॉट सीट ही है क्योंकि तमाम दिग्गजों के साथ है। लगातार बीजेपी, आप लोग भी कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं? क्या स्थिति आप देख रहे हैं आगे? देखिए, इसमें सुरभि जी कोई शक नहीं है कि इतिहास भारतीय जनता पार्टी लिखने जा रही है। मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश इतिहास लिखने जा रही है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब की बार 400 पार इसलिए है, विकास भारतीय, ये जो हमारा देश है अभी आज के डेट में जो विकासशील देश है वो जरूर यकीनन कहीं ना कहीं विकसित की तरफ बढ़ने जा रहा है। हम इस बार अगर जो जीत के आते हैं तो जो जर्मनी जैसी देश है और न जाने कितने देशों को हम पीछे करके बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये विकास को लेके हो रहा है, इसमें कोई विषय नहीं है, कहीं ना कोई टक्कर नहीं है। जो आज की सीटें हैं हॉट सीट है। आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर से हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये तकरीबन 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाऊंगा कि गौतम बुद्ध नगर की सीट पे करीबन 85% वोटों से ये जीतेंगे। जहां पे गाजियाबाद की बात करोगे आप, अतुल गर्ग जी, बिल्कुल एक तरफ जो है कि सीट निकलने वाली है। आप गौतम जी की बात कर लो, अलीगढ़ में बिल्कुल वहां पे एक तरफा सीट निकल रही है। तो आप चाहे मथुरा में हेमा मालिनी जी को ले लो, चाहे आप मेरठ की सीट ले लो। बिल्कुल। भगवान श्री राम की छवि वाले अरुण गोविल को लेकर क्या कहेंगे? लगता है कि जो छवि अभी तक लोगों के जहन में है, क्योंकि एक रील में उन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, रियल में क्या इसी किरदार को और क्या उतने ही पसंदीदा नेता के तौर पर भी वो उभरेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में जो भी चीजें होती है, आप जब
व्यक्ति विशेष को सामने से देखते हैं तो एक भावना तो जुड़ती ही जुड़ती है, इसमें कोई विषय नहीं है। और हमारे धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है। हमारे माँ बाप भी हमारे भगवान हैं, हमारे देखने के नजरिए के ऊपर होता है। अगर हम उनको उस नजरिए से देखेंगे तो हमारे भगवान है, अगर आप उन्हें उस नजरिए से महसूस करेंगे तो बिल्कुल वो चीजें होती है। लेकिन चुनाव का जो वोट है वो बिल्कुल पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक तरफा सीटें निकल रही हैं और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो 8 सीट है, 8 की 8 सीटें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से निकाल रही है। इसमें कोई हॉट सीट पे समस्या नहीं है कहीं पर किसी प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल। हेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आप ये कहिए कि आज आप तमाम हमारे दर्शकों को और जो आज की पूरी जनता होगी, मतदाता होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है लोकतंत्र के महापर्व के लिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के वोटरों को आज के इस पावन महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये अपील करता हूं कि मत का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारी वोट ही ताकत होती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट अवश्य करें, निश्चित करें। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटरों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने तरीके से मतदान करें, किसी के जोर दबाव में आकर मतदान ना करें। बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त है कि आज जो 8 सीटें हैं, सभी सीटें हॉट है। जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी जो साख है वो पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। बीजेपी आश्वस्त है कि 400 पार का जो हम नारा दे रहे हैं, उस नारे के साथ जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो वो बीजेपी के फेवर में होगा। तीसरी बार इतिहास रचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि आप लोगों ने भी इंडिया गठबंधन का ऐलान किया, 27 दलों को जोड़ा, दावे तो बहुत सारे कर रहे हैं आप लोग भी। देखिए बहन जी, मैं आपको बताया था, मेरे साथी ने बताया है कि आपको 8 सीटें हम जीत रहे हैं। ये बहुत अच्छे विचार रखे इन लोगों ने, मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी अरुण गोविंद जी का मैं एक वीडियो वायरल हुआ था एक दलित समाज के घर पे खाना खाने का, जिसको थाली को हाथ जोड़ के और हट जाते हैं पीछे। क्या वो सबका साथ है? सब जाति का विकास है? भोजन दलित से घर पे आप जाए तो उसका सम्मान नहीं रखना जरूरी है? नहीं, आपने भोजन थाली को ठुकराया हाथ जोड़ के। नंबर 2 बात मैं पूछना चाहता हूँ हमारे स्थानीय सांसद जो महेश शर्मा जी से पूछना, 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं, 10 साल के अंदर से उन्होंने कितना विकास कार्य कराए हैं? आज 10 साल से लगातार धरने पर किसान बैठे हुए हैं, कंपनियां कितने बंद हो गई हैं, यहाँ पे 200 किलोमीटर के बोर्ड लगा दिए गए बेरोजगारी के लिए। अभी जेआर एयरपोर्ट बना है, वहां से करीब जितने भी घरों को उजाड़ा गया, आज तक उनके मकानों को नहीं दिया गया है। भूमि अधिग्रहण कर लिए हैं, जो 27 साल पुरानी आबादियां हैं उसको तोड़ दिया गया है। लोग धरने पे बराबर अथॉरिटी बैठे, जनता भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बराबर बैठी है। इनका भरम जो इस बार टूटने वाला है, इस तरह से कोई नहीं है। गाजियाबाद में आप चले जाइए, डॉली समाजी एक तरफी जीत रही है, क्योंकि इनका पहले गठबंधन में जनरल वीके सिंह का और अतुल गर्दी जी का 2 टीम हो चुकी है। आपको सामने आ ही रहा रिजल्ट, तो बहुत अच्छे से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, ये वह सीटें हैं जो किसान बॉर्डर पर बैठे थे धरने, जिनको इन्होंने खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया था। ये वह सीटें हैं जो दिल्ली यात्रा करने, नौकरियां करने, मध्यम वर्ग बंदा नौकरी करने के लिए दिल्ली जाता है ट्रेन से, जिस ट्रेन का भाड़ा इन्होंने बढ़ा के सर पे चढ़ा दिया, जो कि आज बेचारा नौकरी तक मजबूर है, किराए बढ़ा दिए हैं घरों का। दूसरी बात युवा स्कूलों का, आपसे यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बताया था गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और इसके सेट में स्कूलों में इतनी मनमानी चल रही है कि बेलगाम कोई मनमानी फीस वसूली जा रही है, लूटम लूट मचा रखी है। तो मैं साथियों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे सांसद जी ने उन पर क्या कार्रवाई की है? क्या अपना विकास किया है या अपने खुद का विकास किया है, या जनता का भी बारे में कुछ सोचा? युवाओं को बेरोजगार की हो रहे हैं कितना ही आप देख लो। अभी आपने सांसद का वीडियो देखा होगा कि अगर जो योगी मोदी को अपना बाप नहीं मानते, वो अपने बाप को भी नहीं मान सकते। तो इस तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। अब ये उल्टी सीधी बातें करना इनका आधार बन चुका है। आगे आने वाला समय भी बताएगा जल्दी। महागठबंधन बहुत अच्छे से जीतों के साथ 8 की 8 सीटें लेने जा रहा है। ये इनका भ्रम खत्म होने वाला है। ठीक है मनीष जी, ओवर कॉन्फिडेंस की बात कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेता, और ये भी कह रहे हैं कि जिन 8 सीटों पर आप लोग दावा ठोक रहे हैं कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे, आपने सुना ही, उन्होंने कहा कि आपके इन सीटों पर किसान आंदोलन हुआ, मतदाता काफी नाराज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। गाजियाबाद में कह रहे हैं कि एक तरफा डॉली शर्मा जीत रही है, कई ऐसे आरोप
क्या जवाब देना चाहेंगे? एक और सवाल, यहाँ इन्होंने ये कहा कि जब अरुण गोविल एक दलित के घर गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर जो खाना दिया, जो खाना परोसा गया, उसे स्वीकार नहीं किया। तो ये कैसा विकास, कैसा सबका साथ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र ने अपना विचार रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकारी का अभाव है इनको। अगर जानकारी की अभाव नहीं होती तो शायद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते और ऐसे विचार अपने नहीं रखते। पहला विषय इन्होंने ये रखा कि गौतम बुद्ध नगर में विकास के नाम पे क्या हुआ। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद, 2014 के पहले पूरे देश में केवल 5 शहरों में मेट्रो स्टेशन हुआ करते थे, मेट्रो सिटीज। आज के डेट में वो तकरीबन 25 मेट्रो जो है शहर में है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 5 शहर हैं, जिसमें से नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों में मेट्रो आई है। तो विकास का सबसे बड़ा चीज है कि मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा चेंजेस है। दूसरा, जो आपने बोला कि माननीय गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जेवर जैसा एयरपोर्ट खींच के ले आने वाले वो यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर जेवर जैसा बड़ा एयरपोर्ट लेके आए। आज के डेट में रोजगार वहां पे कितना बड़ा है, कितनी ज्यादा वहां पे जो है कि नौकरियां बढ़ी हुई हैं, कितना ज्यादा वहां पे जो है कि रोजगार बढ़े हुए हैं। और अभी आगे सुनिए, ग्रेटर नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नोएडा के साथ में ग्रेटर नोएडा को भी बढ़ाया गया। अथॉरिटी जो है जिस तरीके से काम कर रही है इंफ्रा को बनाने के लिए, रोजगार की बात करें यहाँ पे, तो रोजगार के लिए लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए निरंतर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर महेश शर्मा जी और हमारे विधायक यहाँ नोएडा के डॉक्टर हमारे माननीय पंकज सिंह जी, इन लोगों के माध्यम से यहाँ पे हमेशा स्टार्टअप के सेटअप किए जाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ जो है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो लघु उद्योग और व्यापार प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर इस एरिया में यहाँ पे डेवलप हो रही है। और आपने बात किया अरुण गोविल जी का कि उन्होंने एक दलित के घर में खाना नहीं खाया। मैं कहता हूं कि आपको नहीं है, मैंने बोला मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ये आपकी विचारधारा है। अभी कुछ दिनों पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तब इनको कांग्रेस को न्योता दिया गया था, इन्होंने उसे ठुकरा दिया। इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने क्या अपने आप को वहां पे प्रूव किया? ये वहां क्या मजहबी मार हो रही थी? वहां क्या किसी, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं, वहां भी अरुण गोविल जी जब किरदार को, प्रभु राम की किरदार को निभा रहे थे, तो वहां पे भी एक सबरी का बैर आया था। वहां पे भी जो उस एक्ट को महिला कर रही थी, उसने भी अपने जूठन को काट के अरुण गोविल जी को खाने को दिया था। तो क्या वहां उन्होंने नहीं खाया था? वहां भी उन्होंने खाया था। झूठा होता है, चाहे किसी का भी हो। तो आप इस तथ्य को नहीं स्वीकार कर सकते कि यहाँ नहीं खाया, वहां नहीं खाया। वो विषय होता है, आदमी हर परिस्थितियों को देखता है। एक समाज में जब आप 10 लोगों के साथ में रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक कहने जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। भूख प्यास, आपको जब प्यार मिलता है तो भरपूर प्यार मिलता है लोगों का, और हर मोड़ पे, हर सड़क पे उन्हें कुछ न कुछ कोई न कोई खिलाने की कोशिश करेगा। सबरी के बेर जो होते हैं वो हर व्यक्ति खिलाना चाहता है। तो उसको उस नजरिए से देख सकते हो। आप या बताओ, आप क्या देखना चाहते हो? जहां एक जगह राम मंदिर का निर्माण होता है, आप न्योता ठुकाते हो, हमारे देश के सनातन धर्म के ऊपर सवाल खड़ा करते हो। वहीं आपके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी और आपका कांग्रेस पार्टी ये मैनिफेस्टो में लिख के देता है कि हम अल्पसंख्यक के लिए रोजगार देंगे, हम अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण लाएंगे, हम उनके लिए एक नया कानून बनाएंगे, हम उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए उनको छूट दिलाएंगे। ये क्या है? ये आप व्यक्तिगत मैनिफेस्टो भारत सरकार के लिए बना रहे हो या व्यक्ति विशेष किसी एक जाति समुदाय के लिए बना रहे हो? इनके पास का जवाब है? जवाब लूंगी, लेकिन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी तरफ से, इसलिए संपर्क नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे सबसे पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। अब पोद्दार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा दिन, क्या संदेश है आपका ऐसे में?
देखिए, मेरा सबसे पहला संदेश तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से कि भारत की जितनी भी जनता है, जहां जहां आज मतदान का दिन है, वहां वहां आप सर्वप्रथम घर से निकले और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, विचारधारा की पार्टी को आप अवश्य मतदान करें। और अगर आपको कहीं कोई पसंद नहीं भी है तो जाकर के आप चाहे नोटा पे वोट करें, लेकिन आप अपने घर में घर से निकल करके और मतदान केंद्र तक जरूर जाएं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि आपका वोट अमूल्य है, आपका वोट बेशकीमती है, तो आपको ये चीज भी समझना चाहिए कि वो वोट आपका बेशकीमती तभी है जब वो जाकर के ईवीएम में कास्ट होगा। अगर आप घर पे बैठे रह गए तो वो आपके वोट की कोई मूल्य नहीं, वो जीरो हो गया और उसका आप ये समझ लीजिए उसका कोई मूल्य नहीं रहा है और मेरे हिसाब से वो कचरे के ढेर में चला गया। तो इसलिए अपने वोट को मूल्यवान बनाएं और वो मूल्यवान तब बनेगा जब आप ईवीएम पे जाकर के अपने पसंदीदा किसी भी पार्टी को या आप ऐच्छिक कोई भी बटन ईवीएम का दबा करके और उस वोट को संपूर्ण करेंगे, तब आपका वोट मूल्यवान होगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात और क्या है कि मैं बड़ा हतप्रभ और बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में हमारी समाज के अंदर जो पढ़े लिखे, जिनको हम इलिटरेट लोग बोलते हैं, वो पिछले बार 2000 मतलब पिछला जो चरण था, पहला चरण 19 अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बैठ करके कह रहे हैं अब की बार 400 पार। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बैठ कर कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। सोशल मीडिया अकाउंट्स में बैठ करके कह रहे हैं ये होगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स में बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान पेल रहे हैं, लेकिन आप ये चीज समझिए कि वो लोग भी ईवीएम में जाकर के अपना वोट कास्ट करके नहीं आए। अरे भाई, आपको सरकार बदलनी है या आपको सरकार रिपीट करनी है, जब तक आप ईवीएम में अपना बटन नहीं दबाएंगे तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं कोई ना तो सरकार बदली जाएगी और ना आपकी सरकार रिपीट होगी। इसलिए सबसे पहली बात, आप वोट कीजिए। इसी के अंदर एक चीज और जोड़ देता हूं, अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए अगले 5 वर्ष तक आपको किसी भी सरकार पे कोई भी सवाल उठाने का आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल। ना आपको सरकार से कोई मांग करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर अपनी भागीदारी नहीं की, तो मतलब आप उस सिस्टम से बाहर माने जाएंगे। और अगर उसके बाद में कहीं आप रोते पीटते रहे कि सरकार ऐसे नहीं कर रही, वैसे नहीं कर रही, तो उससे पहले अपना आईना जरूर देख लेना। आप अपनी आईने में अपनी शक्ल जरूर देख लेना कि आप क्या वोट देने गए थे। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इन सब चीजों से, अपने पछतावे से बचने के लिए, अपने आप का सम्मान बढ़ाने के लिए, आपके वोट का मूल्य बढ़ाने के लिए ईवीएम पर जाइए और अधिक से अधिक मतदान कीजिए। पहली बात। अब आप सवाल कीजिए, आप मेरे से किस विषय पे बात करवाना चाह रहे थे? फिलहाल तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा होगा कि हम ये देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर पोलिंग बूथ के बाहर हम बहुत लंबी लाइनें देखते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी आपने सबसे बड़ी बात यहां पर कर ही दी कि सो कॉल्ड जो हमारे मतदाता है, युवा मतदाता है, पढ़े लिखे हैं, वो सब सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के अंदर पहले मतदान और फिर जलपान की प्रक्रिया तो है, ये उद्देश्य को लोग पूरा तो करते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी विडंबना कहें या एक बहुत बड़ा सोचने का विषय। आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे या जिसको हम एक कहते हैं कि देहाती क्षेत्र या यूं कहें निचला तबका या जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा समझ लीजिए इलिटरेशन के नीचे मानते हैं, वो लोग इस चीज के लिए कितने जागरूक है कि वो लोग घरों से निकलते हैं, लाइनें लगा करके अपना अपना मत वहां पे जाकर के व्यक्त करते हैं। ये और दूसरी तरफ जिनको हम संपन्न बोलते हैं, जिनको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, जिनको हम शिक्षित बोलते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि भाई ये शहरी क्षेत्र है या यूं कहें कि ये बुद्धि विचार वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कितनी बेबुद्धि का काम कर रहा है। क्योंकि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग अपने आस्था के केंद्रों पे जाते हैं, चाहे हम हज को जाते हैं, चाहे हम तीर्थ को जाते हैं, चाहे हम मंदिरों को जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं या मथुरा वृंदावन कहीं भी हम जाते हैं, छुट्टी के हिसाब से हम मनाने जाते हैं। लेकिन आपको यह चीज समझना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के हिसाब से और आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर सबसे बड़ा मंदिर अगर हिंदुस्तान के अंदर है कोई है तो वो पार्लियामेंट है। क्योंकि उसी पार्लियामेंट से कानून बनेंगे, उसी पार्लियामेंट से आपके बच्चों का
भविष्य तय होगा, उसी पार्लियामेंट से ये चीज तय होगी कि आपकी नौकरी पेशा करने के बाद में आपकी जो आय है, आपने जो पैसा कमाया है परिश्रम करके, उसमें से कितना पैसा आपकी जेब में जाएगा, कितना पैसा सरकार के खाते में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय उस पार्लियामेंट से तय होते हैं। और वो पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे जाने के लिए मेरे हिसाब से एक दिन अवश्य है। आप ये भी चीज समझ के चलिए कि जो लोग कहते हैं ना गर्मी का माहौल था, शादी का सीजन था, इसलिए मतदान कम हुआ, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब उनकी कोई धार्मिक आस्था होती है, उस टाइम वो धूप में निकल करके पैदल यात्रा करते हैं कि नहीं करते? उस समय वो मंदिरों के बाहर लाइनों में लगते हैं कि नहीं लगते? वो उस समय शादियों के अंदर अगर कोई शादी ब्याह, अभी जैसे समझ लीजिए अगर कोई दोपहर को गुड़ चढ़ी होगी तो उस समय बाराती नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारी चीजें हम जब आवश्यक होती है या हमें जो लगता है कि आवश्यकता अनुसार हम उन चीजों को करते हैं, लेकिन यही समाज वोट देने की बात आती है तो उतना उस टाइम नीरस हो जाता है। उसको यह चीज समझ में नहीं आती कि इन सब चीजों से, चाहे मंदिरों में जाना है, चाहे शादी समारोह है, चाहे कोई जिसको कहते हैं अपना एक जिसको कहते हैं एंजॉय करना है, आनंद करना है या घूमना है फिरना, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी मतदान करना है। क्योंकि मतदान करने का मतलब आप अपने बच्चों के भविष्य को किसी के हाथ में सौंप रहे हो। और जब हम किसी को अपने बच्चों का ट्यूटर भी, अपने बच्चों का जब हम ट्यूशन टीचर भी जब नियुक्त करते हैं तो हम 50 बार देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, इसकी शिक्षा कैसी है, संस्कार कैसा है, इसकी भाषा कैसी है। और जब हम मतदान का जब समय आता है, हम अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जब नियुक्त करने की बात आती है तो हम इतने नीरस और इतने उदासीन हो जाते हैं। बहुत, आप ये समझ लीजिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल। क्या देख रहे हैं आप स्थिति इस वक्त जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें? क्योंकि बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा, जिसे वो बुलंद भी कर रही है और दावा भी कर रही है, आश्वस्त के साथ है कि दोबारा फिर से सत्ता में आएंगे। कांग्रेस की और तमाम दलों की बात कर ले, जो इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया, 27 से ज्यादा दल जोड़े गए, उनका भी यही कहना है कि इस बार बीजेपी की विदाई पक्की है, देश की जनता अपना फैसला सुनाएगी, महंगाई बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोट करेगी। कई सारे चीजों को हम देख रहे हैं। आप इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, मेरा यह मानना है कि कुछ लो भूठा और कुछ लोहार भूठा, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि कुछ आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कुछ इसका प्रभाव जिसको कहते हैं हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक सिस्टम के ऊपर है। और दूसरी तरफ कुछ आप ये मान के चलिए कि जो विपक्ष में है या जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस या उनकी जो नीति नियत और उनकी जो कार्य पद्धति है या उनका वार रूम और उनका वॉरियर, आप इसको किसी भी दिशा में समझ सकते हैं। कुछ उनकी अक्रमण्यता और कुछ भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम, ये दोनों चीज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आज राजनीति के अंदर मेरे हिसाब से लीड दे रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि केवल टीवी पे, ट्विटर के ऊपर या भाषणों में या बयानों के अंदर से आप ये सोचें कि ये सब करके आप चुनाव जीत जाएंगे, मैं इस चीज को नहीं मानता। और जिस तरीके से, देखिए, एक चीज और बहुत गंभीर बात मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं कि ये जो ईवीएम हैक की और ईवीएम सेट की जो अवधारणा आती है, ये कहां से आती है? ये अवधारणा यहीं से उत्पन्न होती है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के 3 महीने पहले जो अपोजिशन है या जो विपक्षी दल है, वो इतना बड़ा माहौल या नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो संपूर्ण रूप से इसका सफाया हो रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो सहयोग या सबसे बड़ा योगदान होता है उनका, जो कभी वरिष्ठ पत्रकार या मेन स्ट्रीम के बड़े पत्रकार हुआ करते थे और आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं। तो वैसे लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है, जिनके लाखों लाखों व्यूअर्स है, वो एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो रहा है। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो परिणाम विपरीत आते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। तब कहते हैं तो ऐसा कैसे हो गया, ये तो ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम सेट हो गई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारे यहां चुनाव जीतने के अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। केवल बयानों से या भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते। सबसे पहले आपकी इंटैक्ट विचारधारा। तो भारतीय जनता पार्टी की आपको पता है इंटैक्ट विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है उस दिन से आज तक वो अपनी विचारधारा के ऊपर कायम है, कभी उसकी विचारधारा बदली नहीं। चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात करें, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, पहली बात तो इंटैक्ट विचारधारा। दूसरी चीज होती है वो होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर संगठन। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना केंद्र से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक का एक पूरा संगठन और साथ में उसके इतने अनुषंगिक संगठन, यानी कि एक जाल बिछा रखा है अपने संगठनों का, तो दूसरा होता है ये। और तीसरा होता है डायनेमिक नेतृत्व। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो डायनेमिक नेतृत्व है, चाहे वो अगर केंद्र के स्तर के ऊपर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, एक जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का डायनामिक नेतृत्व का आप इसी चीज से अनुमान लगा लीजिए कि पिछले एक महीने में उन्होंने रैलियों का शतक पूरा कर दिया, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को पग पग नाप दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, या यूं कहें कि जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद की रेस में दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपने घर से बाहर निकल करके, अभी आप ये समझ लीजिए कहीं दिखाई नहीं दी रैलियों के अंदर। केवल एक आप राहुल गांधी जी को आप देख सकते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो सड़कों पे चले, लेकिन चुनाव के दौरान उतना नहीं। तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के अंदर जो इन्होंने जिस तरीके से राज्य छत्र पैदा कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी आपके सामने देख लीजिए, लगभग मेरे हिसाब से कल उनकी 62वीं रैली शायद थी, तो पिछले 1.5 महीने में 62 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। इधर हेमंता बिस्वा शर्मा जो आप ये समझ लीजिए पूर्वोत्तर से आकर के राजस्थान की रैलियां संबोधित कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य डायनामिक नेतृत्व, ये तीनों चीजें मिलकर के, और साथ में आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि केवल टीवी पर ट्विटर पर बैठ करके आप ये कहें कि जनता से कनेक्ट कर ले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 22 जनवरी से पहले जनता के साथ एक राउंड कर चुकी है, चाहे वो प्रसाद वितरण के नाम पे, चाहे पताका वितरण के नाम पे, चाहे जिसको कहते हैं मतलब जो भी जिस भी बहाने से जनता के साथ एक कनेक्ट बना चुकी है। तो इसी का परिणाम है कि चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऐच्छिक परिणामों में आता है, और कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए चुनावों के बाद में जो विपक्ष है वो चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, चाहे चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़े, चाहे ईवीएम पे बिल फाड़े। तो कहने का तात्पर्य ये सब चीजें सब पब्लिक डोमेन में है। तो इसके अंदर अब कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का है घोषित प्रवक्ता आया, कलम के ऊपर पहरा हो गया, बंदूकों के साए लग गए, मीडिया बिक गया। अब इस चीज का तो देखिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कहने को सारे के सारे स्वतंत्र हैं, उनके विचार भी स्वतंत्र हैं। ठीक है हेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बात हो रही है कि आप लोग नीतियों की बात करते हैं, लेकिन कि बीजेपी को हम सफाया कर देंगे, सवाल पोद्दार साहब का ही रहेगा जिस तरीके से वो सवाल उठा रही हैं। हमने कल भी देखा कि प्रधानमंत्री की 3 से 4 रैली थी। योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय हैं, तमाम राज्यों में जाकर रैली कर रहे हैं। दक्षिण में भी जो दक्षिण राज्य उनका काफी कमजोर हम देखते हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री कई रैलियां कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी के अलावा या फिर प्रियंका गांधी के अलावा या फिर इक्का दुक्का का अगर हम नेताओं के नाम ले लें, तो उन नेताओं के अलावा आप लोगों के नेता रैली में ज्यादा सक्रिय नहीं है। घोषणा पत्र भी अगर आप लोग लाते हैं, क्योंकि आपने इंडिया अलायंस का ऐलान किया है, तो मतभेद साफ तौर पर देखा जा सकता है उसमें भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नीति के साथ अगर आप लोग सत्ता वापसी का दम भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि शायद वो मुश्किल है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है हेमचंद जी, शायद आपने अपनी तरफ से म्यूट किया हुआ है। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज आप अपना एक बार म्यूट बटन चेक करिए, शायद आपकी तरफ से म्यूट है। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। इस बीच में मैं निरंजन जी से एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं कि निरंजन जी, जो कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है, इसमें इन्होंने एक अल्पसंख्यक विदेश अध्ययन कराने के नाम पर मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को लागू करने की मनीष जी एक मिनट, एक सेकंड मैं आवाज चेक कर लेती हूँ एक बार। हेमचंद से बोलिए। क्या मेरी आपको? हाँ, अभी आ रही है आवाज। 1 मिनट बाद अपनी बात को आप रखिएगा। एक सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है मनीष जी, कंटिन्यू करिए। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप की बात की है,
इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मतलब एक समुदाय को व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कई सारे संकल्प पत्र में घोषणा करना कि संविधान अनुच्छेद के तहत 15, 16, 25, 88, 29, 30 उन तहत जो है मौलिक अधिकारों का आदर करेगी, इनको मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को लागू कराएगी, विदेशी अध्ययन कराने के लिए इनको आपने वजह से बोला शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए भी इन्हें अलग से जो है कि महत्व दिया जाएगा। इस नजरिए को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? ये क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? ये क्या वहां पे अपने संकल्प पत्र में प्रेजेंट करना चाहते हैं, या क्या व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समुदाय के लिए ये कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, या देश को लेके साथ चलने का प्रयास है इनका? सवाल किससे है? आपसे है पोद्दार साहब। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर इस विषय पे अगर आप मेरा विचार करेंगे, मेरा विचार मानेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सन 1982-83 से शायद मैं राजनीति को देख रहा हूं और राजनीति को समझ भी रहा हूं, और लगभग समझ लीजिए पिछले 30-32 वर्षों से मैं लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, और आप ये मान के चलिए इन चीजों के ऊपर अपने विचार भी व्यक्त कर रहा हूं, चाहे वो कलम के माध्यम से, चाहे वो आवाज के माध्यम से। तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो आप इस तरीके की बातें करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, इसके अंदर देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कोई दूध की धूली नहीं मानता हूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद में लगभग समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री होने के बाद में भी जब वो ये बात कहते हैं कि मैं एक माँ का बेटा हूं, या मैं ओबीसी समाज से आता हूं, या मैं पिछड़ा हूं, तो मेरे को उस समय बड़ी तकलीफ होती है कि जिस देश ने आपको सिरमौर बनाया है उसके बाद में भी अगर आप पिछड़े ही रह गए तो आप अगड़े कभी हो भी नहीं सकते। तो मेरा मानना यह है कि जो आपने जो सवाल किया, इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो ये लिखते हैं कि हम अगड़ों के लिए ये करेंगे, पिछड़ों के लिए ये करेंगे, दलितों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, मेरा ये मानना है कि ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल लोगों को भरमाने की और लोगों के अंदर जिसको कहते हैं सामाजिक समरसता को खराब करने की बातें हैं। इसके अंदर आपको केवल एक ही इसके अंदर चीज मेरे हिसाब से काफी है, और वो ये है कि जो व्यक्ति निराश्रित है, जो व्यक्ति कमजोर है, उसको हम समान अवसर देंगे आगे बढ़ने का, और उस समान अवसर के लिए हमें जो भी करनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, हमें उसके लिए बिना कोलेटरल उसको फंडिंग करवानी पड़ेगी, या उसको जो भी उसके लिए हमारे को उपाय करने पड़ेंगे, उसको अगर वो फैक्ट्री लगाना चाहता है तो मशीनरी दिलवाएंगे, या वो दुकान खोलना चाहता है तो उसको उस तरीके से हम बिना ब्याज के ऋण दिलवाएंगे, या कोई भी व्यवस्था करके हम समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे आगे बढ़ने के। ये मेरे हिसाब से आपका शब्द काफी बनता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जैसे मैं कल सुन रहा था, राहुल गांधी जी का एक स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देश के अंदर 200 कंपनियां ऐसी है कि जिनके अंदर एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी दलित नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर एक पिता है, 5 बच्चों के बीच में समान उनकी संपत्ति विभाजित कर देता है, और उसके बाद में सारे के सारे अपनी योग्यता और अपने परिश्रम से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, और एक व्यक्ति जो है उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का सब मालिक बन जाता है, और एक व्यक्ति दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वो जो व्यक्ति इतना योग्य, इतना परिश्रमी, या इतना वो है, क्या उसको घसीट करके उसको वापस नीचे लाने की बात कर रहे हो? तो भाई कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जाति के अंदर योग्यता शिरोधार्य है, क्योंकि अगर आप पशुओं के अंदर भी देखेंगे तो जो भैंस ज्यादा दूध देती है उसका ज्यादा मूल्य होता है, और जो कम से कम दूध देती है उसका कम से कम मूल्य है। तो ये तो सृष्टि का नियम है। अब इसके अंदर आप उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनको, जिसके अंदर योग्यता है लेकिन अवसर नहीं है उसके पास आगे बढ़ने के, उनको अवसर देने की बात करते हैं, ये चीज भी समझ में आती है। जिसको शिक्षित करने की बात करते हैं, ये भी आगे। लेकिन आप ये कहें कि एक जो योग्य खिलाड़ी है, हम उसकी जिसकी स्पीड तेज है या जिसकी रफ्तार तेज है, हम उसकी टांग पकड़ करके उसको पीछे कर देंगे, और जो स्लो वाला है उसको हम धक्का मार के आगे बढ़ा देंगे और उसको हम फर्स्ट दिलवा देंगे। तो ये कहां तक उचित है? मुझे एक बात बताइए, जब रेस होती है या जब दौड़ होती है
तो उसके अंदर जो ज्यादा परिश्रमी होता है, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की है, जिसमें ज्यादा योग्यता है, वो तो फर्स्ट आएगा ही ना। उस टाइम आप कहें कि नहीं हम तो इसके पैरों के अंदर रस्सी बांध करके इसको तो पीछे खींच लेंगे और जो चौथे नंबर वाला उसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे, तो ये कहां तक लॉजिकल है? और कौन माइकल वाली इस चीज को कर सकता है और कितने दिनों तक कर सकता है? हो सकता है राहुल गांधी जी जो है भारत का आर्थिक सर्वे करवा करके एक बार समानता ला दें, लेकिन अगर वो ये कहें कि ये समानता हम हर साल लाएंगे, हर साल जो आगे बढ़ेंगे उनको खींच करके पीछे ले आएंगे और जो पीछे रह जाएंगे उनको हम धक्का मार करके आगे कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस राष्ट्र के उत्थान की बात कर रहे हैं या इस राष्ट्र के अंदर किसी समरसता की बात कर रहे हैं या ये समाज चल पाएगा। मुझे लगता है कि उसके बाद में तो भगवान ही मालिक है इस सृष्टि का और इस मानवता का। देखिए, मैं निरंजन जी सबसे पहले आपके विचारों को और आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपको सुनने का अवसर मिलता है और आपके अनुभव और आपके जो स्पष्ट शब्द होते हैं उनसे काफी कुछ प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि विश्लेषण एक अलग विषय होता है और आप निडर तरीके से बातों को रखते हैं। और जो मेरा प्रश्न था उसका आपने जवाब दिया कि बिल्कुल आरक्षण कभी भी योग्यता के बेस पे मैच करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन जो विषय है मोदी जी का कि पिछड़ा वर्ग और अगला वर्ग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी ने आरक्षण को कहीं न कहीं पे योग्यता के अनुसार करने के लिए उन्होंने सामान्य वर्ग को भी आरक्षण देने की बात करी और उनमें भी जो योग्य लोग हैं उन्हें भी आगे ले जाने का एक प्रयास किया। लेकिन जो ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें एक व्यक्तिगत एक अल्पसंख्यक जाति एक समुदाय को लेकर उन्होंने इस तरीके का घोषणा में जो पत्र डाला, उस विषय से मैंने ये प्रश्न रखा था। और विषय तो आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा, इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद, साधुवाद। हेमचंद जी के पास आते हैं। हेमचंद जी, सवाल आप पहले सुन चुके हैं या फिर मैं एक बार फिर से दोहराऊं? क्या सवाल था मेरा आपसे? मैं सुन चुका हूँ। हाँ, बोलिए, जवाब सर। क्षमा चाहता हूँ, पहले नेटवर्क इशू रहा था जिस वजह से कोई बात नहीं, उपाय हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे। अभी मैं बात करता हूँ गौतम बुद्ध नगर की कि मेट्रो का एक भी मेट्रो का विकास अगर 10 साल में हुआ हो तो बताएं मुझे कि 1 इंच का भी एक मेट्रो स्टेशन बनाया हो। दूसरी बात, जेवर एयरपोर्ट, जेवर के अंदर कितने घरों को बेघर कर दिया गया, आज वो झुग्गियों में पड़े हैं, जिनके मकान नहीं दिए गए, जिनके जमीनों को नहीं कर दिया, उनको मजबूर कर दिया गया। तीसरी बात, आप कह रहे हैं रोजगार की बात को, जब यहाँ पे जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, 200 किलोमीटर दूर के बोर्ड लगा दिए गए 10 साल के अंदर, तो आगे स्थानीय निवासी युवा कहाँ जाएंगे रोजगार के लिए? ये तो मेरे को आपको बताया ना, आपने तो खुद का विकास और खुद का विकास किया है। दूसरी बात, आपको बता दें, स्कूलों की मनमानी आप देख रहे हैं क्या हो रही है यहाँ पे, कितनी ली जा रही है, 1-2 लाख रुपए बच्चों की फीस का किया जा रहा है, स्कूलों में इतनी लूटा मचा रखी है। लेकिन जब में हुआ है यहाँ पर नोएडा का विकास नाम का कोई हुआ है, सिर्फ हुआ है तो लूटा हुआ है, अपना बहुत बड़ा विकास किया है, वो आपके सबके सामने ही है। जेवर एयरपोर्ट में आपने जमीन दे दी, आपने शिफ्ट करने के लोगों को बोला है, लेकिन शिफ्ट करने के लिए उनका कनेक्शन, बिजली पानी का कनेक्शन जो लॉन तो वो करेंगे और डैमेज आप लोग करोगे। आज झुग्गियों की तरह, आप बंजारों की तरह जाके देखिए, सड़कों पे लोग पड़े हैं, मजबूर हैं। 10 साल से लगातार प्राधिकरण पे धरना चल रहा है, ना लीज बैग का मुद्दे हल कर पाई है अथॉरिटी और ना कोई करा पाए। सिर्फ अपना स्थानीय नेता जो बीजेपी के सांसद विधायक है, इनका पेट बड़ा करने का काम किया गया है। यहाँ पे कंपनियों का बेरोजगार युवा इस बार जवाब देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मजबूत तैयार होकर बैठा हुआ है। हमारे भाई कहते हैं कि राम मंदिर या अयोध्या मंदिर को लेके, अरे राम मंदिर में किसकी आस्था नहीं थी? क्या रामचंद्र जी पृथ्वी पे पहले नहीं थे? सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पहले नहीं थे? या राम मंदिर में भगवान श्री राम को कोई लेकर थोड़ी आया है सर, वो तो हम सब उन्हीं से ही आए हैं सर। तो भगवान पृथ्वी पे बहुत पहले से ही थे। उनका सवाल ये था कि जब आप लोग, उनका सवाल मैं आपको करेक्ट करती हूँ यहाँ, 1 मिनट सर, 1 सेकेंड, आप सुनिए पहले। उनका सवाल ये था, वो ये आपसे पूछ रहे थे कि जब आप ये लोग ये कहते हैं कि अरुण गोविल जब एक दलित घर गए तो उन्होंने वहां पर उनका खाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो दलित थे, तो वही अरुण गोविल जी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था अयोध्या में, तो नाट्यक्रम के दौरान वो शबरी के जूठे बेर भी खाए। जब आप कहीं जाते हैं, इसका ये उद्देश्य आप नहीं कह सकते क्योंकि दलित के घर उन्होंने खाना नहीं खाया। ये भी तो हो सकता है क्योंकि आप कहीं भी अब रैली करते हैं तो लगातार आप जो नेता होते हैं उन्हें वो तमाम लोग कुछ ना कुछ देते हैं खाने को, तो जरूरी तो नहीं है कि हर किसी का वो खाए। उनका कहना ये था, लेकिन आप किस चीज से जोड़कर बोल रहे हैं कि क्योंकि वो दलित है इसलिए उन्होंने नहीं खाया?
ऐसा तो नहीं हो सकता, ये वो कहना चाह रहे थे आपको, ये वो समझाना चाह रहे थे आपको। ये सिर्फ इन लोगों का मात्र दिखावा होता है और कुछ नहीं होता। रहा अयोध्या मंदिर का भी, उसमें भी जो करेगी वो जनता करेगी, चंदा पटला करके दे तो जनता करेगी। इन लोगों को सिर्फ लूट चलाते हुए फंदा लो, वो वाले काम इनका काम है। यहाँ पे अभी जनता वोटों को जवाब दे रही है, इस बार वोटिंग अच्छे चल रहे हैं, अभी पता लग जाएगा तो आने वाले टाइम में भी। आप बदलाव की आप लोग बात कर रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस के पास जा रही है। हाँ हेमचंद जी, आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बदलाव कैसे होगा? आप लोग जब मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो उसमें सबकी बातों का मेल नहीं खाता। तमाम दल जो है वो अलग अलग मैनिफेस्टो ला रहे हैं, ठीक है, वो ला सकते हैं, लेकिन मतभेद तो दिखता है ना। रैली की बात हो जाती है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने एक सवाल आपसे पूछा था कांग्रेस पार्टी से और तमाम दलों से, जो विपक्ष में बैठे हुए दल है, उनसे एक सवाल था कि प्रधानमंत्री लगातार रैली कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, लेकिन इक्का दुक्का नेता को छोड़कर राहुल गांधी को ले लीजिए, प्रियंका गांधी को ले लीजिए, कहीं कहीं सचिन पायलट भी रैली कर चुके हैं। तो आप लोगों की तरफ से रैलियां इतनी नहीं होती है, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं होंगे तो सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर या किसी टीवी चैनल पर बैठकर अपनी बातों को रखकर यह कहना कि हम लोग जीतेंगे, बीजेपी का सफाया करेंगे, वो कैसे संभव है? नहीं, उसमें ऐसा है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के भी 1 महीने से रैली चल रही है, हमारे तो पीछे लगातार 1.5 साल से 2 साल से चल रही है बराबर रैली। भारत जोड़ो नहीं आया तो राहुल गांधी, मैंने कहा राहुल गांधी या इक्का दुक्का नेता को छोड़कर बराबर इनके चश्मा बीजेपी ने जो पहना, हेमचंद जी इसे रैली नहीं करते हैं, इसे रैली नहीं कहते हैं। ऐसे तो हमने पूरे देश में प्रसाद वितरण के नाम पे पूरे देश से घर घर संपर्क कर लिया, तो हमने उसे रैली से संपर्क नहीं किया, हमने उसे चुनाव से नहीं जोड़ा। चुनावी एक सेकंड नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, वो कुछ कहना चाह रहे, सवाल है उनका शायद कुछ। निरंजन जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज की और जानकारी शायद नहीं है कि जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियारडा। उन्होंने अभी 4 दिन पहले एक बयान दिया है, वहां एक रैली के अंदर, अपनी एक सभा के अंदर उन्होंने कहा कि अगर मेरे को आप चुनाव जिता देंगे तो मैं जोधपुर से लेकर के और अयोध्या तक सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा। तो भाई, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी तो इसी टाइप का है कि हम हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। यानी कि अगर देश के अंदर, मैं ये मान के चलूं, आपके हिसाब से वो 1 लाख रुपए योग्यता वाली 20 करोड़ महिलाएं भी हैं, तो 20 लाख करोड़ रुपए आपको उसके लिए चाहिए। उसके बाद में जिस तरीके से आपने जो नौकरी के लिए जो स्टाइफन की बात करी है, 1 लाख रुपया सालाना देने की हर युवा को, मतलब अगर राहुल गांधी जी के हिसाब से बात करूं तो 22 करोड़ युवा बेरोजगार है, जिनको आप स्टाइफन देने की बात कर रहे हैं, तो 22 लाख करोड़ रुपए आपको वो चाहिए। और भारत का टोटल बजट 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि उसके बाद में अभी इन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात करी, 12 लाख करोड़ रुपए उसको चाहिए, उसके लिए चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 40 लाख करोड़ रुपए का भारत का बजट है, लेकिन अगर कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को एप्लीकेबल यानी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कम से कम 60 लाख करोड़ रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी। और वही कांग्रेस, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसे कोई पेड़ों पे थोड़ी लगते हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं पैसों की समस्या नहीं है, पैसे बहुत है भारत के अंदर। तो कौन सही बोल रहा था? मनमोहन सिंह जी सही बोल रहे थे या राहुल गांधी जी को कहीं वो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल मैनिफेस्टो और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए, नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई भी चीज आप बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं, एक तरफ तो कहते राहुल गांधी जी कहते हैं भारत के अंदर 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी की आलम है और 25 करोड़ लोग बेरोजगार है, और दूसरी तरफ मैनिफेस्टो में कहते हैं हम 30 लाख नौकरी देंगे। तो अगर 25 करोड़ बेरोजगार है, 30 लाख नौकरियां क्या हुआ, उनके मुंह में जीरा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है कि बात वो हो जो माइंड को लगे कि हाँ, ये चीज संभव है, ये चीज होना संभव है। जैसे मैंने अभी करण सिंह उचियारडा का आपको एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि मैं सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा, ये क्या संभव लगती है आपको? तो इसी तरीके से यही सबसे बड़ा कारण है कि आप बोलने को कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो धरातल पे आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे उसका रोड मैप कहीं कोई नहीं बताया जाता। मैं अपने पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया, दी? या 15 लाख रुपए खाते में आने का काम दिया, लोगों को खाते में दिए क्या? आपने बताइए, मुझे आप ये बताइए। नहीं, दूसरी बात, जो बीजेपी काला धन लेकर आई है विदेशों से,
जो काला धन बटला किया है उसी को बांट दिया जाएगा लोगों के बीच में लाके, तो बीजेपी वाले देंगे के अंदर जब पता लगेगा ना जो लुटेरे बैठे हैं आज की डेट में। जितना भी चाहे बेटों के साथ अत्याचार होते हैं, युवाओं को रही युवाओं को रोजगार की बात आप कह रहे हो आज। मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं के साथ पेपर लीक हो रहे हैं अर्बन यूपी में, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हो, उसका जवाब दें। जो पेपर लीक हो रहा है युवाओं के साथ, जो युवा मेहनत कर रहा है, अग्निवीर है 4 साल के लिए लेकर आए और उसको कह रहे हैं और विस्तार करेंगे, उसको घटा। एक 75 साल का प्रधानमंत्री 73 साल का और 15 साल मांग रहा है, 47 की बात करते हैं। और ये रही दूसरी बात, आज के प्रेजेंट पर काम नहीं कर रहे हैं। आपकी बात और बड़ी कर दूं मैं, आप कह रहे हो ईवीएम है, एक चंद्रमा पे चंद्रयान गया हुआ है, चंद्रयान को तो रिमोट से कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते लोग? आप जो कह रहे हैं मेरे को बताइए आप। मैं बताता हूँ, आप बोल लीजिए, सारी बातों का जवाब दूंगा। जनता ने को सिर्फ उन्होंने धोखे देकर ऐसा है, काम किया है। ऐसा है। देखिए, आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कोई भी सवाल करते टाइम आप ये नहीं सोचते कि एक उंगली उधर कर रहा हूं तो 3 मेरी तरफ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री 73 साल का व्यक्ति दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर, दूसरी तरफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं, उनकी उम्र 85 साल के करीब करीब जा रही है, और आपके जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी शायद 81 साल की उम्र के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्यागा था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारत के अंदर ये 73 साल या 72 साल वाली व्यवस्था अब नहीं बनी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे हो अग्निवीर योजना की, कि भारत को 4 साल के लिए अग्निवीर योजना, आप वो कहते हैं ना कि पैर की मोच और छोटी सोच और पैर की मोच ज्यादा दूर तक नहीं जाती। आपको पता है ये अग्निवीर योजना किस लिए लाई गई है? किसी सेना के वरिष्ठ अधिकारी से आप बात कीजिए, ये इसलिए लाई गई है कि जितने सैनिकों की भारत को जरूरत है उतने सैनिक अग्निवीर में से छांट लिए जाएंगे, यानी कि 25% अग्निवीर में से ही छांट करके और उनको स्थायी नौकरी दे दी जाएगी। बाकी के जो जिनको घर भेजा जाएगा उनको भी एक समझ लीजिए सम्मानजनक राशि देकर के भेजी जाएगी। साथ में इस चीज को समझिए कि जब 4 साल के लिए भर्ती होगी तो हर घर के अंदर एक, आप ये समझ लीजिए आने वाले 20 वर्षों के बाद में हर घर में कोई ना कोई एक बच्चा, कोई ना कोई एक व्यक्ति सेना से ट्रेंड होगा। और कल को अगर मान लीजिए भारत के अंदर अगर भारत से किसी कोई बड़ी महाशक्ति का युद्ध छिड़ता है और उस समय सैनिकों की आवश्यकता है, तो प्री ट्रेनिंग करे हुए व्यक्ति, यानी कि इजराइल के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, आप कभी इजराइल का सिस्टम जानते हैं कि वहां पे हर एक व्यक्ति को ये कंपल्सरी है कि उनको 1 साल सेना की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, ताकि युद्ध की जो, और अभी देखा होगा आपने कि जब गाजा पट्टी के ऊपर अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमेरिका में, यूरोप के अंदर नौकरियां कर रहे थे इजराइल के, और वो वहां से नौकरियां छोड़ करके उन्होंने इजराइल आकर के वर्दियां पहन ली। तो ये अग्निवीर योजना कदाचित उसी चीज की तरफ बानगी है। लेकिन केवल भ्रमित होना ही नहीं होता है, भ्रमित करना भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो लोग भ्रम में बैठे हुए हैं वो दूसरों को भ्रमित करने का प्रयास कर। मैं बता रहा हूं आपको। और चौथा सवाल जो आपने, चौथा सवाल आपका क्या था? एक सवाल और था आपका, मैं आपसे पूछना एक सवाल और बताइए। अग्निवीर आप कह रहे हैं ट्रेनिंग 1 साल की होती तो 1 साल की ट्रेनिंग दो ना, आप फिर क्यों परमानेंट करके भेजे? नहीं, 1 साल की नहीं, 4 साल की। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि 1 साल की दे देंगे तो स्वीकार है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं, सुनिए आप, अभी मैं आपको जो कह रहा था, अभी समस्या यही है, आप ये कह रहे हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग दे देंगे तो आपके लिए स्वीकार्य है, लेकिन अगर 4 साल के अंदर ट्रेनिंग, सेवा, और अगर उनको 15 लाख रुपए घर में देकर 15 लाख रुपए देकर के अगर भेज देंगे तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है 272, आपका कहने का तात्पर्य, आप सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, आपके साथ समस्या क्या है कि आप ना तो दूसरे की सुनते ना समझते, और जब तक नहीं समझेंगे, हमारे यहां कहते हैं ना कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। यानी कि अगर आप समझेंगे ना तो वैसे ही है जैसे पूरे दिन पानी को बिलोते रहे, उसके अंदर से घी नहीं निकला, तो वैसे ही केवल बहस करनी हो तो पूरे दिन करते रहो, उसका कोई सारांश नहीं निकलता है, जैसे पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता। तो समस्या यही है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई अग्निवीर योजना किस लिए लाई गई, लेकिन उसके बाद में भी आप कहते हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग देकर के उनको घर भेज दो। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया क्या? 15 लाख। आप पहले तो मुझे आपसे मैं एक सवाल सुनिए, मैं पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुनिए, पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप या आपकी पार्टी सेना के अंदर जाने को आप रोजगार मानते हैं या देश की सुरक्षा और सेवा मानते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि सैनिकों को आप रोजगार का साधन मानते हैं या देश की सुरक्षा और सेवा मानते हैं? सेना जो होती है देश की सुरक्षा होती है। नहीं, आप देखिए समस्या, मैं बता रहा हूं, देखिए प्रॉब्लम कहती है आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर आप सेना के अंदर भर्ती को आप केवल रोजगार समझेंगे क्रिएट होगी, लेकिन अगर आप उसको देश की सुरक्षा और देश की सेवा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको अग्निवीर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। मेरा तो इतना सही मानना है। तो मुझे एक बात कहिए, वो 4 साल का युवा आगे करेगा क्या फ्यूचर में? आप ये बताइए ना मुझे। दूसरी बात, अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि जो युवा जितनी भर्ती होती थी उतनी तो 25% के अंदर वो ले रहे हैं ना, तो जो युवा पहले भर्ती नहीं होते थे, जुमले सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले, बाकी कुछ मतलब अग्निवीर में भर्ती नहीं हो रही? नहीं बताया गया दिल्ली नहीं, अग्निवीर में भर्ती नहीं हो रही। रहे होगे मेरे आज किसान, फिर वही सब, फिर वही समस्या। क्या किसान आंदोलन के अंदर, सुनिए, किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानी नारे नहीं लगे? खालिस्तानी नारे नहीं लगे थे? वहां भिंडरावाले की फोटो नहीं लगी थी? मेरे को नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल आप देखिए, सुनिए मेरी बात को, आप अपने सवाल का जवाब ले रहे हैं, मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कहीं कोई खालिस्तानी या भिंडरावाले की फोटो नहीं थी आपके हिसाब से? नहीं जी, खालिस्तानी झंडे नहीं लहराएंगे आपके हिसाब से? क्या बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे? अगर मुझे एक बात सुनिए, मैं आपको जो पूछ रहा हूं, अगर कोई किसान खालिस्तानी झंडा लेकर के आएगा, आप उसको किसान मानेंगे, खालिस्तानी मानेंगे? पहले तो आप ये बताइए। पूछना चाहता हूं, अगर कोई किसान, सुनिए मेरी बात को, अगर कोई किसान भारत विरोधी गतिविधि करता हुआ लिप्त पाया जाएगा तो आप उसको किसान मानेंगे कि भारत विरोधी व्यक्ति मानेंगे? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। एक बात बताइए, पहले आप ये बताइए। नहीं, आपके सवाल का कार्यकर्ता था बीजेपी का श्रीमान, आपके सवाल का जवाब अब आप जो है ना, जंप मत कीजिए। आप अपने ही सवाल का जवाब मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपके सवाल का जवाब आप ही से पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति है, सुनिए मेरी बात, दोबारा से मैं सवाल करता हूं, कोई व्यक्ति है वो खेती का काम करता है, किसानी का काम करता है, लेकिन अगर देश विरोधी गतिविधि में पाया गया, अगर वो किसान वो खालिस्तान का झंडा लेकर के खालिस्तान के नारे लगाता हुआ पाया गया, तो आप उसको किसान मानेंगे या उसको खालिस्तानी मानेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए आप। नहीं है, वो किसान नहीं होगा। अरे वो उसको किसान नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे तो उन्हीं जो लोग खालिस्तानी झंडा फहरा रहे थे, जो लोग भिंडरावाले की फोटो लेके चल रहे थे, उन्हीं लोगों को खालिस्तानी कहा जा रहा है भैया। और जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, सुनिए मेरी बात को। अच्छा एक चीज बताइए, सुनिए एक चीज बताइए, सुनिए। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सारी बात सुनूंगा आपकी। नहीं, आप ही ने मुद्दा जो छेड़ा, मैं उसी की बात। आप मुझे एक बात बताइए, क्या भारत का प्रेमी कोई किसान लाल किले पर अटैक करेगा, तिरंगा झंडा वहां फहराता हुआ उतारेगा? मेरे को बताइए, होगा? ऐसा होगा? पूछना चाहता हूँ, वर्कर किसका था वो? कार्यकर्ता किस पार्टी का था वो? कौन? वो कार्यकर्ता किस पार्टी का था, आप मेरे को बताएं। कौन सा कार्यकर्ता? जो जिसने लाल किले के ऊपर चढ़ाई करी वो? हाँ जी, खालिस्तानी किस पार्टी का कार्यकर्ता था वो? किस पार्टी का कार्यकर्ता? ये आप जो है, सुनिए मेरी बात को, जिसने झंडा फहराया वो किस पार्टी का कार्यकर्ता? सुनिए मेरी बात को, जिसने झंडा फहराया वो किस पार्टी का कार्यकर्ता? और जो हजारों लोग जो लाल किले की तरफ, जो सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, ट्रैक्टर दौड़ाते हुए लाल किले की तरफ चढ़ाई करते हुए पहुंचे थे, मान लीजिए जो शिखर पे चढ़ा, उसकी बात को एक बार आप साइड कीजिए, जो बाकी के जो लाल किले के ऊपर जो हजारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस को वहां धकेल करके नहर में धकेल दिया था लाल किले के नीचे, तो उनको आप किसान मानेंगे या उनको आप अलगाववादी मानेंगे? पहले तो आप ये सवाल जवाब दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, उससे पहले किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, तो उसको छेड़छाड़ किसने की?
अच्छा, मतलब क्या बैठ रहे किसान के शांति से बैठ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सुनिए, पूछा और बाद में कहते हैं कि सुनिए, हमारी में कमी रही, हमारी नहीं, आपका मतलब ये है कि इससे पहले कभी किसान आंदोलन नहीं हुए, इससे पहले कभी लोगों के धरने प्रदर्शन नहीं हुए, पुलिस की फायरिंग नहीं हुई, गोलियां नहीं चली। मैं आपको बताऊं, 27,000 से ऊपर किसान, सुनिए, 27,000 से ऊपर किसान, सुनिए मेरी बात, 27,000 से ऊपर किसान फायरिंग में मारे गए हैं। काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात, समय पूरा हो चुका है सर, थोड़ी जल्दी अपनी बात को पूरा करिए। आप तीनों से ही निवेदन है, 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा करिए सर। 15 लाख रुपए खाते में आए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी बारे रोजगार क्या है, 2013 लागू किया गया, क्यों लागू नहीं किया गया? आज भी किसान गौतम बुद्ध नगर में धरने पे बैठे हैं, 10 साल से लगातार धरने चलते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कंपनियों में 200 किलोमीटर दूर से बोर्ड लगा दिए गए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, स्कूलों में मनमानी इतनी फीस चल रही है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जनता इस चीज का मतलब आपको लगता है कि इन मुद्दों के साथ जनता बदलाव करेगी और बीजेपी जो अब जीत का दावा कर रही है, शायद वो दावा झुटला जाएगा 4 जून को, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं मनीष जी आपके पास आऊंगी, 30 सेकंड अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, मैं केवल हेमचंद जी के सवालों का पहले जवाब देना चाहूंगा। मैंने इनके सवाल जो है देखिए, पहले ही मैंने बोला मेट्रो के लिए कि मेट्रो पिछले 10 सालों में बनी कि नहीं बनी, मैं इनकी जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि सेक्टर 52 ग्रेटर नोएडा से लेकर परी चौक के बीच में जो मेट्रो का निर्माण हुआ है वो वर्तमान अभी पिछले 2 से 3 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ है। अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं, एक मिनट, अगर नहीं पता है तो आप सर्च करिए और जाके उस पे जो है कि आप सवारी करिए और आप वहां पे पता करिए, वहां की जनता से पता करिए और उसको आपको पता चलेगा। दूसरी बात, आपने फर्जी यूनियन बनाई, बासमती होंडा कंपनी बंद कराई, आपके सांसद ने। आप ये जंप मारने वाला काम मत करो ना। आप एक सवाल पूछते हो तो आपके सवाल को सुना जाता है, आपको कोई भी जवाब देता है तो आप दूसरे डाल पे कूद के चले जाते हो। ये मतलब नहीं होता है ना। प्रश्न है तो उसका जवाब भी सुनोगे आप। इसके पहले भी आपने आप ये नहीं, क्या ये 52 से परी चौक का मेट्रो नहीं बना है पिछले 3 साल 4 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में? 52 से परी चौक का तो ये विषय बड़ा गंभीर है कि अगर ये 10 साल के अंदर नहीं बना है तो नहीं बना, ठीक है। समय थोड़ा कम है सर, मैं पोदार जी आपके पास आऊंगी, 30 सेकंड में आप अपनी बात को पूरा करिए सर। 2 मिनट में देखिए मनीष जी हेमचंद जी, समय कम है मेरे पास, पोदार जी अपनी बात पूरा करने दीजिए। आप बताइए ना। की मनमानी फीस देखिए, एक एक करके बोलिए सर। हेमचंद जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे पास 30 सेकंड है, आप अपनी बात पूरा कर चुके हैं, कंक्लूजन भी आप दे चुके हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आई, 30 सेकंड आपके भी खत्म हो गए, पोद्दार जी के पास में जाऊंगी, उनको बोलने दीजिए। हेमचंद जी ने बोलने नहीं दिया, मैं तो बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलेगा प्लीज। हाँ, बहुत जल्द। पहला, मैंने मेट्रो के लिए इनको अवगत कराया कि माननीय हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के नेतृत्व में सेक्टर 52 से लेकर परी चौक का मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराया गया। दूसरा, इन्होंने बोला कि स्कूलों की बढ़ती हुई फीस, उस पे स्कूलों की बढ़ती हुई फीस पे भी मनमानी पे माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस पर कंट्रोल लगाया गया। पहले क्या होता था, अगर स्कूल की फीस आपने महीने के अंत में नहीं जमा किया तो उस पे वो प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क भी लगाते थे, 10 रुपए के हिसाब से। अगर आज आपका फीस जमा नहीं होता तो अतिरिक्त शुल्क वो आपके फीस के ऊपर नहीं लगाते हैं, ये उनके ऊपर लागू लगाया गया, नियम के हिसाब से कंट्रोल किया गया। तीसरा, इन्होंने बोला जेवर एयरपोर्ट के ऊपर, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के अंदर जेवर का एयरपोर्ट आया, जिससे कि बहुत सारे रोजगार आए हैं। और जिन लोगों को उस एरिया से हटाया गया है, विकास के नाम पे कहीं भी हाईवे निकलता है, विकास के नाम पे कोई भी रास्ता बनता है तो उस सड़क को बनाया जाता है, वहां पे मुआवजा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार में जेवर एयरपोर्ट का भी विकास हुआ है, वहां के लोगों को मुआवजा और उनको अतिरिक्त रहने की जगह पे व्यवस्था कराई गई है। हमारे भाई ने बोला कि किसान आंदोलन में खाली नारे लगे। इन्होंने कन्हैया जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने सीट दिया। मनोज तिवारी जी के सामने कन्हैया जी लड़ रहे हैं, जिनका नारा है कि अब चल हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। ये ऐसे लोगों के, ऐसे विचारधाराओं के साथ में ये आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यासीन मलिक जैसे लोगों को इख्तियार पार्टी में कांग्रेस बुलाती है, मुख्तार अंसारी जैसे के मरने के बाद वहां पे सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी उनके यहाँ पे मिलने जाते हैं। ये राम मंदिर जैसे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ये ठुकराते हैं। ये
आतंकवाद को पना देते हैं, ये ऐसी चीजों के मनधारणा को बनाते हैं, ये अल्पसंख्यक मोर्चा को, व्यक्ति विशेष को विदेश में पढ़ाई करने की सुविधा दिलाने की बात करते हैं। ये केवल एक समुदाय, कांग्रेस का जो चुनाव है, कांग्रेस अपने आप को समुदाय से बचाने के लिए लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव देश को विकासशील से विकसित करने के लिए लड़ रही है। यही एक बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन की बात करते हो, क्या है पोद्दार जी को बोलिए, पोद्दार जी बोलिए आप। रहते हैं, आज कन्नौज से उन्होंने सीट भर दिया, उन्होंने सर 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं सर, मेरे पास समय नहीं है, इस चर्चा को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।